अभी आपका कार्यकाल ऑलमोस्ट 4-5 साल का आपका हो गया है, तो गोविंद सिंह डोटासरा तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते छात्र थे। कुछ आंदोलन भी कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, क्योंकि प्रथम पाठशाला होती है अपने राजनीति की। तो आपको क्या लगता है, चुनाव होंगे या छात्रों के लिए आपकी क्या पार्टी में बात होती है? देखिए, इसके दो पक्ष जैसे हैं। भजन लाल शर्मा जी सीएम बने, तो सबके लिए एक बार शॉकिंग से न्यूज थी कि यार आपने जैसे राइजिंग राजस्थान किया, तो आपके विपक्ष के ही एक नेता है, उन्होंने बयान दिया था कि राजस्थान का जो कल्चर रहा है पिछले 20-25 साल से, 5 साल सरकार बीजेपी की, 5 साल कांग्रेस की, तो आपकी जो सबसे अच्छा लगा कि रोडों का जो आपके जो काम हुआ 200। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशएम के शो पर। आज अपने साथ है जो एक विशिष्ट मेहमान है, जो अपने नगर निगम जयपुर के चेयरमैन और राजस्थान के बीजेपी प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी जो जर्नी रही वो बड़ी इंस्पायरिंग। तो कैसे, कहाँ से आपका, जैसे कोई पॉलिटिक्स बैकग्राउंड, आपके फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं रहा, फिर आप कैसे पॉलिटिक्स में आए? थोड़ी अपनी जर्नी सर कैसे? देखिए, मैं 2005 में राजस्थान विश्वविद्यालय का जो राजस्थान कॉलेज है जो आर्ट्स के लिए है, उसमें एडमिशन के लिए 2005 में मैं यहाँ आया था। और यहाँ पर मैं रेगुलर स्टूडेंट था, मेरा एडमिशन यहाँ हुआ, तो पढ़ाई के लिए मैं यहाँ आया। और दुर्भाग्य ये रहा, और इसको दुर्भाग्य भी कह लो चाहे सौभाग्य भी कह लो, कि जैसे हम 2005 में जिस साल में मैं एनरोल हुआ, उसी वर्ष जो है वो छात्र संघ चुनाव के ऊपर रोक लग गई। 2005 से 10 तक जो है वो छात्र संघ चुनाव हो नहीं पाए। तो फिर ये एक दुर्भाग्य तो इस तरीके से है कि अगर छात्र संघ चुनाव होते तो शायद जो इंस्टिंक्ट आदमी की जो प्रवृत्ति होती है, जो छुपी हुई आपके अंदर जो प्रवृत्तियां होती हैं, वो अवसर के ऊपर एक विशेष स्थिति होती है, तो आपको पता चलता है कि आप अंदर से ये करना चाहते हो, तो वो हमें जानने का अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि चुनाव हुए नहीं। और ये तो दुर्भाग्य वाला पक्ष हुआ। सौभाग्य का पक्ष मैं इस तरीके से मानता हूं कि हुआ ये कि अलग अलग विचारधाराओं के छात्र संगठनों से हम लोग जुड़े हुए थे। जैसे मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था, मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़े हुए थे, कुछ जो है वो अन्य छात्र संगठन। तो हम लोगों में जो एक चुनाव में अक्सर होता है कि लोग चुनाव एक चुनाव वैसे तो देखा जाए तो लोकतंत्र की बड़ी सुंदर चीज है, लेकिन अक्सर परिपक्वता के अभाव में लोग निजी राइवलरी ज्यादा चुनाव में रख लेते हैं। तो वो सब हमने नहीं देखा, हमारे अंदर सब में मित्रता रहती थी, चुनाव हुए नहीं तो सभी साथ बैठते थे। तो बहुत सी चीजें मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय के दिनों में ही जो है आपको सीखने का अवसर बहुत मिलता है। और मैं जब एमबीए करता था तो हमारे एक केस स्टडी हमें करवाई डिब्बावालाज मुंबई की। तो डिब्बावालाज मुंबई का एक बहुत बड़ी साख जो है उनकी ये है कि उनके टाइम बाउंड बड़े हैं, वो कि उनके जो डिलीवरी टाइम होता है उसको वो ज्यादा ऊपर नीचे होने नहीं देते। दूसरा, एक जो खाने की क्वालिटी है उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इतने लोगों का खाना बनाना था, तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल था। तो हमारे कुछ दोस्तों ने हॉस्टल का काम कर रखा था, प्राइवेट हॉस्टल्स, पीजी जिसको बोलते हैं, पेइंग गेस्ट जो बोलते हैं। तो उनके वो बच्चे तो लॉकडाउन में घर चले गए, और उनके जो स्टाफ था जो खाना बनाता था, उन लोगों को सैलरी देना भी उनके लिए दूभर था। तो हमने ये तय किया कि हम जो है आपको रॉ मटेरियल हम खाने का हम दे देंगे, और आप आपकी मेस में, क्योंकि वहाँ बड़ी जो है वो स्टोव्स हैं, बड़े कढ़ाइयाँ, बर्तन, सेटअप पूरा उनके पास था। मैंने कहा इनका पेमेंट हम कर देंगे और खाना रॉ मटेरियल हम दे देंगे, ये बना के हमें दे दें और हम लोग इसको जो है वो घर घर सर्व कर देंगे। इस तरीके से बड़ा एक टीम वर्क हुआ, बड़ा सीखने को मिला। और उस स्थिति में तो हम यूं खाना बना के जो है वो जब डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, तो लोगों ने जो है वो डिब्बा वाला से इंस्पिरेशन मिली हुई थी कि अपन भी ये कोशिश करें कि जो व्यक्ति जिस वक्त हमें हमारी गाड़ी का वेट करता है कि वो आएंगे और खाना लेके आएंगे, तो उसको ज्यादा वेट ना करना पड़े। और खाने के साथ हमने भले ही दाल रोटी बना पाए या कड़ी रोटी बना पाए या खिचड़ी बना पाए, लेकिन हमने कोशिश ये करी कि उसमें जो हम दाल में जो दालें यूज कर रहे हैं, जो आटे के लिए गेहूं यूज कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का हो, जो जैसा हम घर पे खाते हैं। तो वो डिब्बा वाला से जो केस स्टडी से सीखा हुआ था, उसको प्रैक्टिकल करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का अवसर जो है वो कोरोना के लॉकडाउन में मिल पाया। तो लोगों ने देखा, क्षेत्र के लोगों ने देखा। देखिए, तो फिर जब चुनाव आया तो अनफॉर्चुनेटली मुझे टिकट नहीं मिल पाई। टिकट नहीं मिल पाई तो कई कई जगह क्या, पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, कई बार होता है कि निचले स्तर के ऊपर सूचना गलत चली जाती है, या कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उस लिहाज से जो है वो ऐसा कुछ हुआ। और तो उस समय जो लोगों का स्नेह देखने को मिला, मैं बहुत दबाव महसूस करता हूँ खुद के ऊपर आज भी, कि मैं उस स्नेह का ऋण जो है, मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी भी काम से पूरे जीवन में भी मैं उस स्नेह को चुका सकता हूँ कि इतना
कोई मेरा ना यहाँ कोई स्थायी घर है। जैसा आपने पूछा वो राजनीतिक बैकग्राउंड है, तो मेरे तो परिवार में दूर दूर तक किसी ने कोई चुनाव, मुझे लगता नहीं मेरे फादर वगैरह जो ब्रदर हैं उन्होंने या मेरे दादाजी के समय किसी ने ऐसा चुनाव में भाग लिया हो, मुझे तो दूर दूर तक याद नहीं। और मैं तो कोई ज्यादा पुराना बासिंदा भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों का इतना स्नेह मिला और लोगों ने भरोसा किया। खैर ये तो मेरे चुनाव में भी था कि सबको पता था कि मैं किस विचारधारा से हूँ। और एक वीडियो जो है वो आप जैसे एक न्यूज चैनल ने एक चुनाव के समय मेरा एक इंटरव्यू लिया था, तो मैंने बातों बातों में ऐसे कह दिया था कि गुलाब की टहनी को कहीं भी काट के लगाओगे तो वो गुलाब ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता। तो ये तो तय था कि भाई मैं जिस विचारधारा से आता हूँ मैं जीत के भी वहीं जाऊंगा। लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने आशीर्वाद दिया, फिर पार्टी ने आशीर्वाद दिया। हमारे आदरणीय मेयर साहिबा, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने कि जब समितियों का गठन हुआ तो मुझे भी यूडी टैक्स कमेटी का चेयरमैन बनने की जिम्मेदारी उन्होंने दी। और आज जो है वो पार्टी अगर अपना पक्ष रखने के लिए मुझे भेजती है तो मैं मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है। मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके सभी जो है वो मुझसे ज़्यादा गुणी है, ऐसा कोई स्पेशल क्वालिटी मुझ में नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे कंसिडर किया जाए। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मेरे क्षेत्र की जनता देवतुल्य जिन्होंने मुझे बनाया, जो मेरी आज जो भी पहचान है जो मुझे दी, इसकी वजह से मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप जैसे दो लोग जो है वो जानते हैं और बुलाते हैं। सर, एक आपने स्टार्ट में जो बात कही कि उस टाइम चुनाव होते नहीं थे, अभी रिसेंटली देखा जाए तो राजस्थान अभी भी चुनाव अब बंद है। गहलोत सरकार ने लास्ट टाइम से बंद कर दी थी। अभी वर्तमान में आपकी सरकार है बीजेपी की, तो छात्र कुछ आंदोलन भी कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, क्योंकि प्रथम पाठशाला होती है अपनी राजनीति की। तो आपको क्या लगता है, चुनाव होंगे या छात्रों के लिए आपकी क्या पार्टी में बात होती है? देखिए, इसके दो पक्ष हैं एक्चुअली। देखिए, पहले चुनाव होते थे तो पहले के चुनाव में और आज के चुनाव में बड़ा अंतर हो गया। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो हमारे समय वास्तविक तौर के ऊपर जो छात्रों की मदद करते थे उन लोगों को छात्र संघ चुनाव के अंदर जीतने का मौका मिलता था। दूसरा, देखिए, छात्र संघ चुनाव था कि छात्र अपने बीच में से ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाएं जो उनका उस समय नेतृत्व कर रहा हो, उनके आवश्यकता के समय में खड़ा होता हो, उनके लिए जो है वो उनकी जायज मांगों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाए, उनकी बातों को सरकार और यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मनवाने का प्रयास करे। मेरे चुनाव जीतने के बिल्कुल बाद बिना किसी शर्त के, देखिए तब कांग्रेस की सरकार थी, मुझे बहुत सारे जो है वो प्रलोभन मिले। और एक सबसे बड़ा प्रलोभन तो ये होता है कि अगर सरकार के साथ आप होते हो तो आप क्षेत्र के लोगों के बहुत से काम करवाने में सक्षम होते हो। और आज देखिए ना, आज बहुत से कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो विचार तो मेरे मन में भी था कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करके और चुनाव के समय बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मैंने मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं, मैं आप लोगों का जो मत, देखिए मुझे जिन लोगों ने वोट दिए वो मुझे भारतीय जनता पार्टी का बागी मान के ही उन्होंने वोट दिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के अटूट सिपाही थे। उनको ये भरोसा था कि मैं कभी भी उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैंने तो चुनाव जीतते ही मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और दूसरी बात, उसके बाद मेयर का तब चुनाव था, मैं तब भी पार्टी का सिपाही बन के मैंने वोट दिया है। दूसरी बार जब मेयर साहब निलंबित हुए और दोबारा ऑलमोस्ट हमारी वोटिंग हो चुकी थी, फिर कोर्ट का आदेश आया, तो दूसरी बार फिर मैं बाड़े में ही था। मैंने किसी प्रलोभन या किसी दबाव के अंदर सरकार के साथ रहने के लालच के अंदर आके मेरा निर्णय नहीं बदला। मैं तो पार्टी के साथ हमेशा बना रहा हूँ, और मैंने तो जनरल बोर्ड की मीटिंगों में हमेशा जो है वो पार्टी के पक्ष में लड़ाइयाँ लड़ी है। बीघा से लेके पूरा यहाँ पे जो जाम लगता था, पानी का, सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त रहती थी। लोगों ने बहुत ज्यादा, हमने देखा कि बहुत खुश है, और उन्होंने बताया कि एक सर अपन हमारी टीम ने सर्वे भी किया आपकी। हाँ, मेरे यहाँ पर जो अभी रोडों के अंदर जो काम देखने को मिला है उसका श्रेय 1% भी मैं खुद का नहीं मानता। उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे विधायक और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को। लेकिन बड़ी रोडों के लिए हमने महज एक बार हमारे विधायक महोदय को, जो कैबिनेट मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, उनको निवेदन किया, और उन्होंने विदिन एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि बारिश जैसे ही खत्म हुई सारी रोडों का उन्होंने नवीनीकरण करवाया। तो मैं इसका तो धन्यवाद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को है। और हम तो इतना ही करते हैं कि ये अच्छी बात है कि हमारे नेता मुस्तैद हैं, तो बस हम तो एक जनता की जो मांग है उसके वाहक मात्र हैं कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि हमारे होते हुए सारे के सारे लोग क्यों सफर करें कि वो जाएं कहीं भी अपना समय देके ड्यूटी आवर्स में। तो उनकी जो मांग होती है उसको लेके हम कर्नल साहब के पास चले जाते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेता मिला है जो हमारी और जनता की भावनाओं को समझते हैं और तुरंत उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। एक सर, जैसे जयपुर अपना बहुत ही सुंदर शहर है,
और सफाई के मामले में भी जयपुर काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी रिसेंटली आपकी मुलाकात इंदौर जो शहर पिछले 7-8 साल से नंबर 1 इंडिया का स्वच्छता में आ रहा है, उनसे भी मुलाकात हुई, तो उनसे कुछ बातें हुई कि जयपुर खुद सुंदर तो बहुत है, वैसे सफाई है, पर फिर भी और इसको कैसे इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए क्या कुछ आपका? देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट है, एक लोगों में, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा अंतर आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने स्वच्छता को एक अभियान की तरह भारत में फैलाया है। और आज हम देखते हैं, जब इनफैक्ट मेरे घर में मेरी बच्ची जो है वो, अगर जैसे कई बार हम जा रहे हैं और वो चॉकलेट या कोई चिप्स वगैरह का कोई रैपर, मैं कई बार, अब मैं ऐसे ट्राई करने के लिए भी मैंने बोल के देख लिया कि कहीं इस पे, उसको कई बार बच्चों को अपन कह भी देते ना कि बाहर फेंक दो, तो भी वो बाहर नहीं फेंकते, नहीं इसको अंदर रखो। तो ये जागृति जो है, ये मैं मानता हूँ लीडरशिप से आती है। कि दूसरा, आप इंदौर की बात करते हो, तो देखिए इंदौर में एक चीज और है कि जब इंदौर के मेयर साहब पधारे और उनसे बात हो रही थी, तो वहां पर कचरे के ऊपर जो है वो जुर्माना इतना है कि उसको आप सोच अपने यहाँ अगर वो जुर्माना लगा दिया जाए तो वो संभव ही नहीं है कि किसी से लिया जा सके। तो वहां बहुत मोटा जुर्माना उन्होंने तय कर रखा है कचरा, इनफैक्ट वहां पर ओपन थूकते हुए भी कोई मिल जाए तो उसके ऊपर भी इतना बड़ा जुर्माना है। तो ये सब चीजें अपने यहाँ पर देखिए, अब जो है वो सरकार ऐसी आई है जो लोगों के हित के बारे में सोचती है। पहले तो सरकारें कुर्सियों की लड़ाइयां लड़ती रही, जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी तो हमने देखा किस तरीके से आपस में उलझे रहते थे। अब जो है वो सरकार ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की जो वाकई में जनता के हितों के लिए सोचती है। तो मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे इन चीजों में भी सुधार होगा और अब आशा है कि जल्द ही जयपुर भी जो है वो अच्छी रैंक के साथ उभर के आएगा। एक सर मेरा पर्सनली मैं जो ऑब्जर्व किया है जयपुर में, अपन देखते हैं जब कोई जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग पर्यटक आते हैं जयपुर में, तो जैसे कोई एयरपोर्ट से आता है हवाई एयरपोर्ट, तो उसको जैसे ही वो आता है, एंटर होता है, उसको फील आता है जैसे कोई फॉरेन कंट्री में, इतना सुंदर है। लेकिन मैंने एक चीज, मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जैसे कोई रेलवे से आता है, कोई सिंधी के बस स्टैंड से आता है ना, वहां पे थोड़ी मुझे लगता है कि सफाई के मामले में कुछ आप एक्स्ट्रा आपकी टीम से करवा सकते, तो और क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो पहली, जैसे अपन फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन तो देखता है सिटी, तो कोई टूरिस्ट बाहर से आएगा तो वो वहां देखेगा जगह, तो उसके लिए कुछ सिंधी कैंप हो गया रेलवे, यहाँ की थोड़ी सफाई के लिए कुछ विशेष? देखिए, ये विषय तो वैसे हमारे कार्य क्षेत्र के तो नहीं है, ये तो अच्छा। इनके लिए पर्टिकुलर मंत्रालय है बड़े। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ट्रेन के प्रति मेरी धारणा जो है बड़ी अलग हुआ करती थी, लेकिन इस 5-6 महीने के अंदर मैं 4-5 बार ट्रेन की जर्नी मैंने करी है। आप जब आज आप अब जयपुर जंक्शन की आप बात करें तो जयपुर जंक्शन पूरा ही जो है वो निर्माणाधीन है। तो पूरे जंक्शन को ही नए तरीके से बनाया जा रहा है और वो बहुत सुंदर लगता है जब उसमें कुछ हिस्से जो बने हुए देखते हैं। तो जयपुर जंक्शन का तो एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारी ट्रेन है, देखिए वंदे भारत ट्रेन जो है, ऐसी ट्रेन तो पहले हम फिल्मों में देखा करते थे, विदेशों के जब सीन होते थे तो हम देखते थे कि ऐसी ट्रेन होती है। साथ ही साथ आज जो ट्रेन है उनके आप चाहे एसी कोचेस देख लो, चाहे आप स्लीपर कोचेस देख लो, उनकी साफ सफाई और उनके स्थितियां बड़ी सुधरी हैं। रही बात रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप, तो देखिए ये पुरानी जगह है, सिंधी कैंप काफी पहले से जयपुर का बस स्टैंड है, तो वहाँ डेंसिटी घनत्व बहुत ज्यादा है और लोग बाग भी जैसे मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहती है। एयरपोर्ट थोड़ा सा सिटी के बाहर की तरफ ही बनाए जाते हैं ताकि वहाँ जगह भी काफी चाहिए होती है एयरपोर्ट के लिए, तो क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, तो उनको बड़ा रनवे चाहिए होता है। और तो धीरे धीरे चीजें जो है वो। एक सर, आप जैसे राजस्थान के बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, नेशनल टीवी पे आप अपनी डिबेट भी करते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जो नेशनल, उनके साथ भी आपकी बातचीत हुई, मिलना हुआ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनसे क्या सीखने को मिला? देखिए ये तो अपने आप में मैं मानता हूँ कि ये हमारे पार्टी का सौंदर्य है कि हम जैसे बिल्कुल सामान्य घरों के लोगों को जो है वो पार्टी अवसर देती है कि खुद को निखार पाएं। और मैं तो बहुत बार खुद पे बड़ा दबाव महसूस करता हूँ कि जब आप मतलब बैठते हो और आप विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का पक्ष लेके बैठते हो, तो कई बार डर लगता है कि मुझसे कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि देखिए मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि मेरी वजह से पार्टी को मैं कोई फायदा दूं। इस पार्टी को बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है वो अपना जीवन दे के सींचा है, तो मेरी वजह से पार्टी को कोई फायदा हो ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन मुझे बहुत महसूस होता है दबाव अक्सर कि कहीं गलती से कोई मुंह से कोई बात ऐसी ना निकल जाए जिसकी वजह से पार्टी के ऊपर जो है वो बात आए। फिर भी मैं मानता हूं कि देखिए पार्टी के नेतृत्व का और पार्टी के हमारे नेताओं का भरोसा और उनका बड़प्पन है कि वो हम जैसे बच्चों पे भी एक तरीके से भरोसा करते हैं कि हम जाके उनकी बात रखें। और ये इसी वजह से ऐसा अवसर मिल पाता है कि जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, और सुधांशु त्रिवेदी जी में तो हमारे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो रहे हैं। तो मैं ये बड़ा यूं कई बार यूं सोचते हैं कि वाकई में जिन लोगों को हम टीवी पे देखते थे, जिन लोगों को हम देख के सोचते थे कि हम इनको कभी
मिल पाएंगे क्या इनसे, इनके साथ कभी खड़े भी हो पाएंगे क्या, अगर उन लोगों से हमें बैठने का, उनके साथ उनसे दो बात करने का अवसर मिल जाता है तो ये पार्टी का सौंदर्य है और पार्टी के बड़े नेताओं का बड़ा मन है कि हम लोगों को जो है वो ऐसा अवसर मिल पाता है कि इन लोगों के पास हम बैठ के दो चीजें सीख सकें। बिल्कुल सर। अभी आपका कार्यकाल ऑलमोस्ट 4-5 साल का आपका हो गया है, तो काफ़ी आपने आपके जो मुद्दे भी रहे होंगे, आपने क्या-क्या तो उसमें से आपको क्या-क्या लगता है जहाँ पे काम हो गया या अभी आने वाले टाइम में जो भी चुनाव होंगे उसके बाद निश्चित ही आपका जो कार्यकाल रहा है, जीत के आएँगे, तो क्या मुद्दों को लेके अभी आपके पास लगता है कि मेरे को काम करना है उन पे? देखिए पिछली सरकार तो बड़ी इनकोऑपरेटिव रही हमारे लिए, कोई उनका कोई विशेष सहयोग हमें करा नहीं, उन्होंने बड़ा दुर्भावनापूर्ण रवैया जो है वो हमारे बोर्ड के साथ रखा। हमारी मेयर को ही देखिए आप, हाँ, कितनी बार निलंबित निरस्त कोर्ट हुए, से हाँ। फिर जो है वो उनको फटकार मिलती थी। तो उन्होंने तो वो एक कहावत है ना कि अपनों को ही नहीं छोड़ा तो हम तो उम्मीद भी क्या करते हो, तो आपस में ही उनकी स्थितियां जो, तो लेकिन फिर भी हमारा बोर्ड जो है उन्होंने एनकेप से पैसा लेके और जितना हम, और सिविल लाइन जो है वो हमारे यहाँ एक बड़ा मुद्दा था कि सिविल लाइन नहीं थी। अब लोगों के घरों का जो रेगुलर यूजेस का पानी है, बारिश के दिनों में छत का पानी है, वो सारा रोड पे आता था। तो और एक डामर की प्रॉब्लम होती है कि अगर पानी का भराव होता तो डामर वहां टिक नहीं पाती, तो इस वजह से हमारे एरिया में रोडों का भी बड़ा टूटना उठना। लेकिन अब अच्छी बात है कि सिविल लाइन का काम भी ऑलमोस्ट प्रोग्रेस में है, एसटीपी का काम चल रहा है। दूसरा, पानी को लेकर बड़ी समस्या होती थी, पेयजल की आपूर्ति नहीं थी। तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ को एक बार दोबारा मैं धन्यवाद देता हूँ कि 1112 करोड़ रुपए उन्होंने झोटवाड़ा के अंदर पेयजल की आपूर्ति के लिए जो है वो सरकार से खर्च करवाए हैं, जिसमें लगभग 50-60 टंकियों का निर्माण हुआ है, पंप हाउसेज का निर्माण हुआ है, लाइनें बिछी हैं और अब हमारे क्षेत्र में पीएचडी के द्वारा बीसलपुर की लाइनों के कनेक्शन घरों में हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और देखिए हमारे यहाँ के लोग जो है वो बड़े संघर्षशील और समझदार लोग हैं, सभी इस स्थिति को जानते हैं कि हमने इस जगह जब मकान लिया था ये सब चीजें नहीं थी, अब नहीं थी और वो चीजें बनेंगी तो उनमें समय तो देखिए लगेगा ही लगेगा। कोई भी चीज जो है, कोई बीमारी है और उसका ऑपरेशन होना है तो चीरा भी लगेगा, टाँके भी लगेंगे, दर्द भी होगा, लेकिन हाँ उसके बाद वो जीवन भर के लिए उस बीमारी का निदान हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्र अभी उस अवस्था से गुजर रहा है जहाँ पर बहुत सी चीजें जो है वो हमारे साथ अच्छी होने जा रही हैं और हमें इस बात का बड़ा सुकून है कि हमारे नेता जो है वो हमारे जरूरतों को लेकर बड़े मुस्तैद हैं। एक सर आपने एक पिछली जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी डायरेक्ट खेल स्पोर्ट्स कोटे की, उसमें आपने बाहर स्टेट के लिए जो स्पोर्ट्समैन थे उनका आपने विरोध किया था कि भाई उनको अंदर मौका नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपका क्या कारण रहा कि बाहरी बाहरी राज्य के जो है स्पोर्ट्समैन यहाँ भर्ती नहीं हो सकते या नहीं, आपको? दो चीजें हैं, एक होता है विरोध, एक होता है समर्थन। मैंने उनका विरोध नहीं किया था, मैंने तो जो यहाँ के स्पोर्ट्स से जीते हुए जो प्रतिभागी थे वो मेरे पास आए और उन लोगों की डिमांड थी। और देखिए बहुत से राज्यों में ऐसा है कि उन राज्यों ने अपने यहाँ पर अपने खिलाड़ियों के लिए कोटा कर रखा है। तो फिर स्वाभाविक था कि जब मेरे क्षेत्र के लोग जिन्होंने खून पसीने से बहा के मेहनत करी और राजस्थान के लिए खेले, देश के लिए खेले, मेडल लेके आए और वो किसी परीक्षा में उनको लगता है कि उनके अधिकारों का हनन है, तो देखिए मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं किसी का विरोध करूँ ना करूँ पर मैं मेरे लोगों का समर्थन तो जरूर करूंगा। तो मैंने उनका समर्थन किया और मेरा दायित्व भी बनता था और बाद में उनके पक्ष में निर्णय भी हो पाया। तो मैं तो अच्छा मानता हूँ कि उनके हक में अगर मेरी आवाज से 1% भी सहारा लगा तो अब हम इसी के लिए तो हैं। बिल्कुल सर, आपने युवाओं की बात की। अभी जैसे युवाओं की अभी सरकार बनी आपकी बीजेपी की, अभी साल भर हुआ है अभी आपकी सरकार को। तो एक मैं खुद स्टूडेंट, मेरे पास मैं जुड़ा हुआ हूँ स्टूडेंट से, तो उनमें एक उत्साह मैंने जो देखा है ना कि अब जो भी बंदा तैयारी कर रहा है उनको ऐसा एक है कि है ना, अब बीजेपी की सरकार है, नकलें नहीं होगी, तैयारी करने को उनके अंदर वो एक एनर्जी लेवल है। तो आपने आगे वो पिछली सरकार ने जो की है, कुछ भर्तियां रद्द भी की, तो फर्जीवाड़ा बहुत हुआ, तो आपका फर्जीवाड़ा के विरुद्ध कैसे सरकार का क्या प्लान? देखिए फर्जीवाड़ा हुआ वो तो पूरा राजस्थान जानता ही है। लगभग 19 तो बड़े पेपर इन्होंने लीक किए जिनमें 70 लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरे थे। आप मुझे बताइए कि कोई गांव से जब मैं यहाँ पढ़ने आया था तो स्वाभाविक मुझे पता है कि मेरे घर वाले किस तरीके से खर्चा बेचते थे। आप भी यहाँ पढ़ने आए होंगे तो आपको भी पता है कि हम सब मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। उन 19 भर्तियों के अंदर जब पेपर लीक हुए कितने युवाओं ने आत्महत्याएं करी, मैं आपको बताता हूँ। 28 से 32% तक राजस्थान का बेरोजगारी दर हुआ करती थी, जो कि अपने नेशनल एवरेज से लगभग 4 गुना ज्यादा होती थी। ठीक है, आप देखिए, और राजस्थान एनसीआरबी का डाटा उठाइए आप,
एनसीआरबी का डाटा कहता है कि राजस्थान 1 नंबर का स्टेट था जिसमें युवा आत्महत्या करते थे। ये स्थिति राजस्थान की इन लोगों ने करी। आप देखिए, शिक्षक सम्मेलन हुआ बिड़ला ऑडिटोरियम में, गोविंद सिंह डोटासरा तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, और वहां पर अशोक गहलोत ने अध्यापकों को पूछा कि क्या आपसे तबादलों के बदले पैसे लिए जाते हैं? अध्यापकों ने एक सुर में कहा, हाँ लिए जाते हैं। उन गोविंद सिंह जी को इस बात के ऊपर प्रमोशन दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आप देखिए किस प्रकार का बीड़ तंत्र चल रहा था। आप देखिए कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के परिवार के 4 बच्चों के आरएस परीक्षा में 80 से 85 नंबर है इंटरव्यू के अंदर। आप बताइए, जो टॉपर है उसके उतने नंबर नहीं है और उनके परिवार के बच्चों के इतने नंबर है। तो ये तो बिल्कुल एक होता है ना कि आंख बंद करके भी जिसको महसूस किया जा सकता है, वो पूरे राजस्थान ने महसूस किया है। और अब जब सरकार आई है भजनलाल शर्मा जी की, तो आप देखिए जिन्होंने पेपर लीक किए उनको भुगतना पड़ रहा है ना। आरपीएससी के मेंबर पेपर जो है वो उनमें लिप्त थे, इनके राज्य मंत्री रहे हुए लोग पेपर लीक में लिप्त थे, इनके समय के अधिकारी पेपर लीक में लिप्त थे। और आज देखिए आप, 1 साल हुआ है, लगभग 110 परीक्षाएं हो चुकी है राजस्थान में, छोटी मोटी। एक परीक्षा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इस परीक्षा के अंदर ऐसा कुछ हुआ होगा क्या। आज आरपीएससी ने आने वाले 2 साल में जो 81,000 पदों पे वैकेंसीज निकलेंगी, उनका कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया है। बच्चे उसके अनुसार पढ़ें, वरना पहले क्या होता था, परीक्षा 2 महीने बाद है, आप पढ़ रहे हो, फिर 1 साल से रख गए, आप पढ़ रहे हो। आप बताइए, क्या मध्यम वर्गीय परिवार का युवा अपने काम धंधे परिवार की जिम्मेदारी को छोड़ के सालों साल बैठा बैठा पढ़ सकता है क्या? लेकिन यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड था उसको कहीं ना कहीं मैच करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। आप देखिए, आज सरकार के पहले साल के अंदर राइजिंग राजस्थान हुआ। धन्यवाद देता हूँ उद्योग मंत्री, हमारे विधायक जो है वही उद्योग मंत्री भी हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ को और भजनलाल शर्मा जी को, कि पहले साल के अंदर उन्होंने राइजिंग राजस्थान समिट करवाया। लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं, 35 लाख करोड़ के। आप बताइए, अगर इनमें से 20% एमओयू भी इस साल में, आने वाले 1 साल में आते हैं, तो कितने युवाओं को जो है वो रोजगार मिलेगा। और जब ये 35 लाख करोड़ के एमओयूज पूरे सरकार परस्यू करके और इनको धरातल पे ले आती है, तो राजस्थान के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी कितने रोजगार मिलेंगे। आज हमारे विधायक हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आप देखिए कि पहले सेना के अंदर जो है वो अफसर रहे, वहां पर भारत माँ की रक्षा के लिए सेना पर खड़े रहते थे, कब क्या हो जाता उसकी परवाह किए बिना। फिर जब देश का प्रतिनिधित्व खेलों में किया तो पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। और आज जब राजनीति के क्षेत्र में है, बड़ा आसान था उनके लिए, तो उस वक्त तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, चाहते तो राज्यसभा में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने चुना कि मैं जनता के बीच में रह के काम करूंगा और मेरे काम का मूल्यांकन हर चुनाव में करूंगा, और अगर जनता मुझे योग्य समझेगी तो ही प्रतिनिधित्व करूंगा। और आज देखिए, पहला चुनाव जीता, दूसरा चुनाव 4.5 लाख वोटों से जीता, और इस बार 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत के हमारे विधायक हैं। तो जब हमारे नेता इस प्रकार के होंगे तो सरकार भी बिल्कुल जाहिर है कि वैसी ही होगी। एक सर, आपने जैसे राइजिंग राजस्थान किया, तो आपके विपक्ष के ही एक नेता है, उन्होंने बयान दिया था कि राइजिंग राजस्थान के नाम पे राग बाग में होटलें बुक हैं, बढ़िया विस्की पी रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ लोग तो देसी ठहरने के लिए भी ऐसा कुछ करके बयान दिया। जिनकी जैसी भावना होती है, जिनकी जैसी सोच होती है, वो उसके आसपास ही बात कर पाते हैं। तो वो तो देश के व्यवसायियों को गाली देना, देश के व्यवसायी हैं, देश के उद्यमी हैं, जो रात दिन लगे रहते हैं, रात दिन जो है वो काम करते हैं, उनको गाली देना, उनके बारे में इधर उधर की बातें करना। सरकार का जो है, देखिए आज 11 साल तो मोदी सरकार को हो गए, 1 साल से हमारी यहाँ सरकार है, लेकिन कोई किसी नाम पे उंगली नहीं उठा सकता कि यहाँ भ्रष्टाचार का लेस मात्र भी संभावना है क्या। जो सरकार ए से लेकर जेड तक की पूरी एबीसीडी बना सकते हो, कांग्रेस सरकार की तो पूरी एबीसीडी बनी हुई है। बोफोर्स घोटाला, कोलगेट घोटाला, फला घोटाला, खेलों का घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, यहाँ पर अपने बीकानेर के पास जो सीमावर्ती इलाकों में जमीनों का घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा। तो ऐसे जिन्होंने हर चीज में घोटाले किए, उन लोगों के पास जब कुछ नहीं होता बोलने के लिए, तो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैं तो मानता हूं, देखिए यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि हम 15 साल पहले चुनाव लड़के आए थे। अगर उनकी बात में किंचित मात्र भी कोई सत्यता होती, तो जनता लगातार तीसरी बार एक ऐसे व्यक्ति को चुन के भेज रही है जिनका ना तो कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, एक चाय वाले के घर से वो आते हैं और बार बार उन पर भरोसा कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ तो उन्होंने इस देश के लिए किया होगा, और देश के लिए क्या किया है वो तो जब हम बाहर निकलते हैं तो सबको दिखाई देता है।
उनको नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक परिवार की अंधभक्ति करते करते उनकी आंखें अंधी हो चुकी। एक सर अपन देखते हैं ना, राजस्थान का जो कल चल रहा है पिछले 20-25 साल से, 5 साल सरकार बीजेपी की, 5 साल कांग्रेस की, तो किसी ने भी अभी तक सरकार को रिटेन नहीं कर पाई, मतलब कंटिन्यू 10 साल या एक बार। तो अभी तो हालांकि अभी शुरुआत हुई, आपका 1 साल ही हुआ है, क्या इस बार आपको लगता है कि आप रिटेन कर पाओगे, रिपीट कर पाओगे सरकार? नहीं लगता नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है। और देखिए, पिछली बार भी हम जो है वो महज 1.5 लाख से भी कम वोटों से हमारी सरकार रह गई थी, और उसका भी कारण था, राजस्थान की जनता बड़ी स्वावलंबी, बड़ी आत्मसम्मानी जनता है। लेकिन फिर भी आप आके कहते हो कि हम आपके कर्जे माफ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी गिनती बोल के गए थे, माधुरी दीक्षित के गाने की तरह राहुल गांधी। कर्जा माफ हो पाया क्या, बताइए आप? यहाँ आप युवाओं को झूठे झांसे देंगे कि आपको इतने इतने रोजगार देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, महज 1.5 लाख वोटों का अंतर रहा, तो इतने लोग, कुछ तो होता ही है कि एक बार के लिए आदमी जो है वो किसी के बहकाव में आ जाए। लेकिन जनता ने इनको 5 साल भुगता है। जब कोरोना जैसी महामारी आई, तब ये हमारे लिए कहते हैं कि होटलों में क्या होता है क्या नहीं। अरे भैया, जब इतने बड़े समिट होते हैं तो अतिथियों को रुकने की व्यवस्था भी करनी होती है। लेकिन आप मुझे बताओ, जब कोरोना महामारी थी तब इनकी पूरी सरकार वहां होटलों में क्या कर रही थी? कोई इनको पूछे कि जब पूरा देश, पूरा प्रदेश जो है वो कोरोना से जूझ रहा था और आप सरकारों में जो है वो वहां होटलों के अंदर बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहे थे, आपको भी बोलने का अधिकार है। तो ये लोग तो क्या है, पिछली बार भी इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, लेकिन इस बार आप देखिए ईआरसीपी को किस तरीके का राजनीतिक मुद्दा बनाया। 5 साल में हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तत्कालीन गजेंद्र सिंह जी ने बहुत बार प्रयास किए खुद जयपुर आए मीटिंग करने, लेकिन सरकार से कोई कभी गया नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि गहलोत साहब को पता था कि जोधपुर के अंदर मुझे मेरे बेटे की जमीन पक्की करनी है तो गजेंद्र सिंह जी को नीचा दिखाना पड़ेगा। मैं कल को ये कैसे कहूंगा कि देखो गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री रहते हुए भी पानी नहीं लाए, लेकिन सच्चाई छुपती थोड़ी है। गजेंद्र सिंह जी ने सारे कागज जो है वो जितनी बार पत्राचार हुआ वो सारे के सारे मीडिया के सामने रखे और लोगों की आंखें खुली। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों ने जो है वो उस घड़े में पानी डाल के और ईआरसीपी की औपचारिक शुभारंभ किया है। तो आप मुझे बताइए, जब ऐसी सरकार काम कर रही है, जो ये तो पहला साल है हमारी सरकार का, तो राजस्थान की जनता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतना बड़ा बहुमत जो है वो आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी कि वो इतिहास बन जाएगा। ये 5 साल वाला टर्म जो है उसको तो मोदी जी ने केंद्र में भी देखिए आप, वरना केंद्र में भी तो ये चीजें हो ही सकती थी। लेकिन ये सारे जोड़ तोड़, इंडी गठबंधन, ठगबंधन, क्या क्या बना के इन्होंने देख लिया, लेकिन इनका कोई दाव नहीं चल रहा। और आज दिल्ली चुनाव में इनकी पोल खुली गई है कि कितने ये साथ थे, कल तक ये साथ थे, आज एक दूसरे के फिर से कपड़े फाड़ रहे हैं। तो ये रिपीट होने वाला, तो जो 1 साल वाला सिस्टम था ये बिल्कुल खत्म मानिए। ये सरकार जो है वो 2047 तक भारत को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, हमारे केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकारें भी। और ये डबल इंजन की जो सरकारों ने जो काम करके दिखाया है वो देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है। आपने और मेयर मैम ने मिलकर एक अभियान चलाया था कि ये जो अल्बर्ट हॉल का नाम है वो चेंज होना चाहिए, तो इसका क्यों, ये इतने सालों से है तो चेंज की कहाँ? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने उस वक्त भी कहा था, आप मुझे बताइए कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आ जाए और वो आपका गला काट दे और आपके बच्चे छोटे छोटे उनको डराए धमकाए और आपके घर के ऊपर कोई नाम लिख दे, फिर वो वहां से चला जाए और आपके बच्चे सक्षम हो जाए और बड़े हो जाए, तो सबसे पहले उनको जो है उस नाम को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? आप अपने गुलामी के जो प्रतीक हैं उनको क्यों ढोए? हम बताइए, अल्बर्ट कौन था? अल्बर्ट अंग्रेज था। अंग्रेज कोई पर्यटक नहीं था, कोई अंग्रेज इतिहासकार नहीं था, कोई ऐसा अंग्रेज नहीं था जिसका भारत की प्रगति में कोई कंट्रीब्यूशन रहा हो। वो कौन थे जिन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती शासन किया, हमारे लोगों को यातनाएं दी, हमारे शहीदों को जो है वो मौत के घाट उतारा। आप मुझे बताइए कि उन लोगों ने जो बिल्डिंग बनाई, क्या वो इंग्लैंड से पैसा लाके बनाई है? हमारे ही पैसों से तो बनाई ना, हमारे ही मजदूरों से बनवाई। उस वक्त उनका राज था, उन्होंने उनके ऊपर जो भी नाम लिखे। लेकिन आज जब हमारा राज आ गया है, जब हम स्वतंत्र हैं, जब हमारे द्वारा चुने हुए नेता शासन करते हैं, तो उसके ऊपर हमारे देश में तो इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनका नाम रख के उस भवन का नाम रखना चाहिए ना। बताइए, मेरी अगर कोई गलत मांग है तो। मुझे तो ये लगता है कि भाई अल्बर्ट हॉल, उसको देख के आने वाली पीढ़ियों को ये पता चलता है कि कोई अल्बर्ट नाम का व्यक्ति था जो हमारे ऊपर शासन किया करता था और उसके नाम की ये भवन है। हम इसको क्यों ढोए? मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता।
बहुत से लोगों ने जो है वो मांग पत्र लिखे हैं कि इसका नाम बदलकर जो है वो किसी भी नाम पे किया जाए। जयपुर का जिन्होंने निर्माण किया ऐसे किन्हीं लोगों के नाम पे किया जाए, या जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी ऐसे किन्हीं लोगों पे नाम किया जाए, या हमारे पूर्व में जो हमारे नेता रहे, जो हमारे जिन्होंने सरकार का, हमारे देश का प्रतिनिधि, ऐसे किसी व्यक्ति के नाम पे रहा जाए, या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे किसी के भी नाम पे रहा जाए। लेकिन मैं मानता हूं जिन लोगों ने हमारे ऊपर जबरदस्ती शासन किया कम से कम उन लोगों के नाम पे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही। और सर एक अपन जैसे राजस्थान में आपकी अभी जो सरकार साल भर हुआ है उसने एक मुझे जो अच्छा लगा वो ये लगा कि पहली फ्लाइंग स्कूल की घोषणा की जो राजस्थान में अभी तक थी नहीं, जो चित्तू भीलवाड़ा में शायद की है। उनसे कितना फायदा होगा युवाओं को फ्लाइंग ऑफिसर बनने में? या देखिए फायदा तो होगा ही। अब तक जो है वो एविएशन का कोर्स करने के लिए विदेशों में जाना पड़ता था, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, और अब जो है वो नरेंद्र मोदी जी बड़े दूरदर्शी हैं इस चीज को लेके कि सस्ती हवाई यात्रा मुहैया कराई जाए और गुणवत्तापूर्ण यात्रा मुहैया कराई जाए। तो उसके लिए स्वाभाविक बात है कि लोग तो चाहिए होंगे ना जो हवाई जहाज को ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशंस में हिस्सा ले सकें, पायलट बन सकें, उसके और क्रू के मेंबर बन सकें। तो इसके लिए ऐसे संस्थानों की आवश्यकता तो थी ही। और हमारी सरकार और हमारे नेताओं को जो है वो धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसी चीजों को समझ के और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया। आज आईआईटी है, आज आईआईएम्स है, तो जाहिर सी बात है एविएशन सेक्टर भी बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है। और जब आपको हवाई जहाज चाहिए तो उनको चलाने वाले भी चाहिए होंगे। तो ये तो बड़ा अच्छा अवसर है। और युवाओं को जिनको बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी, लोन लेने पड़ते थे या मोटी फीसों का भुगतान करना पड़ता था, उनके लिए बड़ा आसान होगा यहाँ पर पढ़ पाना। ये तो बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। एक सर जैसे अपन जो भजन लाल शर्मा जी सीएम बने तो सबके लिए एक बार शॉकिंग से न्यूज थी कि यार इतने बड़े बड़े बीजेपी में लीडर हैं और एक जो पहली बार एमएलए बना, तो विरोध में ये भी था कि जिसको एमएलए का जिसको सिर्फ सरपंच चुनाव का एक एक्सपीरियंस है सरपंच पद का, वो कैसे स्टेट को चलेगा, कैसे चलेगा। तो जो सीनियर लीडर थे उनमें कहीं ये नहीं था कि भावना कि भाई एक इसको आगे किया, हम लोग इतने साल से लीड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम एमएलए इतने साल से रहे, तो ये कैसे बीजेपी ने ऐसे संतुलन बनाया? देखिए यही तो प्रेरणा है जो हम जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो है जिनसे आने वाले लोगों को प्रेरित करती है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो हो सकता है कि आपको एक दिन ऐसा अवसर दे जो आपने सपने में भी ना सोचा हो। और देखिए भजनलाल शर्मा जी को लोग जो है वो ये कहते हैं कि वो जनप्रतिनिधि नहीं रहे, लेकिन मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि रहना ही एकमात्र क्वालिटी नहीं हो सकती। भजनलाल शर्मा जी पिछले 12-15 सालों से तो प्रदेश के अंदर पहले प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, फिर प्रदेश के महामंत्री रहे, और संगठन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, बहुत से योजनाओं में जो है उन्होंने भाग लिया। और देखिए संगठन हमारे यहाँ ये एक जनता के लिए भी एक संदेश है। आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत जी थे तो वो दम भरते थे कि मैंने इनको जादू दिखाया, इनको गोद में खिलाया। सचिन पायलट जी हैं तो राजेश पायलट जी के सुपुत्र हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक आम किसान का बेटा मुख्यमंत्री तक जा सकता है जो कि पहली बार का विधायक है। तो यही तो देश को चाहिए। देश आजाद हुआ है तो यही तो है कि समान अवसर सबको मिले। एक जो बिल्कुल सामान्य है, जो बिल्कुल निचले स्तर पर है, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही तो देश चाहता है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने यही नहीं देखी। आप और जगह पे जो मुख्यमंत्री बने वो बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, कोई बहुत बड़ा लाव लश्कर उनके पीछे नहीं था। और यही है। और मैं मानता हूं कि जनता को और सभी को जो है वो अंतर्मन से तो सभी ये चाहते हैं कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस प्रकार की सोच रख सकती है। वरना आप देखिए राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से तकरीबन 60-70 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जी इस्तीफा देते हैं तो सोनिया गांधी जी बन जाती हैं, सोनिया गांधी जी देती हैं, राहुल गांधी जी। इस बार जो वो फंस गए कि भाई अब तो चुनाव कराना पड़ेगा, लोगों में बहुत ज्यादा हो गया, तो इनको खड़गे जी को बनाया अध्यक्ष। तो आप देखिए खड़गे जी, जब राहुल गांधी जी का वो प्रियंका गांधी जी का नॉमिनेशन था तो वीडियो आया, खड़गे जी को गेट के बाहर खड़ा कर रखा था। और आप रैलियां उठा के देखिए कि खड़गे जी को कितनी सभाएं मिली, राहुल गांधी जी को कितनी सभाएं मिली। और अभी भी कल परसों कांग्रेस ने नया ऑफिस बनाया तो उसके उद्घाटन में भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों का नाम है, जबकि पहले पूर्व अध्यक्ष तो बहुत रहे। लेकिन वो है कि वहाँ एक परिवार की मिल्कियत समझते हैं पार्टी को। और हमारे यहाँ संगठन जो है वो प्रमुख है, और संगठन जो है वो समान रूप से सबके साथ न्याय करता है और सबको समान रूप से अवसर देता है। इसी का एक उदाहरण राजस्थान में देखने को मिला है। और जनता और पार्टी सब में उत्साह है कि अगर आप सही से काम करते रहोगे तो आपके संगठन जो है वो आपको एक दिन ऐसा अवसर दे सकता है। बिल्कुल। राहुल गांधी से आपने बात की तो जब पिछली बार उससे पिछली बार वो अमेठी से शायद चुनाव लड़ते थे। तभी देखिए आज जिनका अहंकार इतना हुआ करता था कि देश की कैबिनेट के द्वारा पारित किए हुए प्रस्ताव को यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फाड़ देते थे। कौन थे वो? सांसद ही तो थे। और वो भी तब जब देश का प्रधानमंत्री यूएनओ गया हुआ था अमेरिका।
विश्व के नेताओं के साथ बैठा हुआ था। आप समझिए, जब आपके परिवार का मुखिया बाहर पंचायत में बैठा हुआ है और उस घर के जो है नौसिखिए उनके प्रस्तावों को यूं फाड़ दे, तो उस पंचायत में उन बड़ों की इज्जत कभी नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी जी तो शुरू से ही क्रांतिकारी कार्य करते आए हैं, तो उसी उनको भगवान जो है वो सद्बुद्धि दे और वो जिस दिशा में लगे हुए हैं लगे रहे। आलू से सोना बनाते रहते हैं, जलेबी की फैक्ट्रियां बनाते रहते हैं, यूं चलता रहता है, तो चलने दें, उनका तो अच्छा ही है। एक सर, जैसे अपन देखे आप मोदी जी से भी आपकी मुलाकात रही, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके से उनसे मिला, उनकी एनर्जी को कैसे फील, क्या असर? देखिए, मैं आपको वही तो कर रहा हूँ ना कि ये भारतीय जनता पार्टी का सौंदर्य यही है कि हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को जो है वो देश के सबसे बड़े, देश के क्या विश्व के कहा जाए तो आप देखिए, जब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस पल को याद करो, विश्व के कितने नेताओं ने कहा है कि मोदी इज द बॉस। मोदी जो है वो विश्व के शीर्षस्थ नेताओं में से है, यूनिवर्सल बॉस। यूनिवर्सल। तो आप देखिए, जब ऐसे नेता को आपको अवसर मिलता है कि आप उनसे रूबरू हो पाए, तो ये हमारी पार्टी का सौंदर्य है। यहाँ पर वीआईपी पासेज नहीं, राहुल गांधी जी करते थे ना न्याय यात्रा, तो पास दिए जाते थे कि फला आदमी 1 सेकंड के लिए फोटो खिंचाएगा और फिर उसको धक्का मार के पीछे कर दिया करते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सौंदर्य है। और मोदी जी का कितना बड़ा मन होगा, आप सोचिए कि कितना व्यस्त उनका शेड्यूल होता था, उसके बावजूद तो हम लोगों से जो है वो भेंट करके जाते थे। तो ये उनका बहुत बड़ा मन है, उनका बहुत स्वच्छ और निर्मल मन है, क्योंकि वो खुद उन्होंने बहुत निचले स्तर से जीवन की शुरुआत की। उनको पता है कि एक कार्यकर्ता के लिए कितना बड़ा अवसर होता है जब वो देश के प्रधानमंत्री से मिले। तो ये तो हमारा सौभाग्य है और हमारी पार्टी का ही इसमें श्रेय। हम तो ऐसा, हमारे में तो ऐसा कोई भी, मेरे में और मेरे कई साथियों को मिलने का अवसर मिला तो हम तो बड़े सामान्य, मैं तो खुद को ही मानता हूँ, मुझमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि मुझे उनसे मिलने का अवसर मिले। ये मेरी पार्टी का जो बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं उनको रूबरू देख सकूं, उनसे प्रणाम कर सकूं, उनका आशीर्वाद दे सकूं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और सर, एक जाते जाते अपन जो भी अपने दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, खास जयपुराइट्स हो गया, राजस्थान के खासकर युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, अभी ज्यादा कुछ तो मैंने ऐसा अचीव किया नहीं कि मैं दूसरों को संदेश दूं, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि हमें हमारे आसपास के वातावरण को जिस भी तरीके से, हमारी वजह से समाज में क्या बदलाव आ रहा है, हमारी वजह से क्या अच्छा हो पा रहा है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उस दिशा में जितना कंट्रीब्यूट कर सके उतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और अब मैं आजकल बहुत ये नशे पते का जो देखने को मिलता है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि खुद को ऐसी गलत चीज़ों से बचा के रखें। और युवा, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, आप जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करें, जरूरी नहीं है कि आप व्यापार करें, जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में हो, जिस भी दिशा में आपका जाने का मन हो, आपके इंटरेस्ट को फॉलो करें, आपके इंटरेस्ट को परस्यू करें और समाज में क्या बदलाव सकारात्मक आप ला सकते हैं उस दिशा में लगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपने सुना, आपने बुलाया, आपने अवसर दिया। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं और आप बहुत बड़ा चैनल बने। बहुत बहुत आभार आपका। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।